हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 3 गाला असाइनमेंट बुक 2026 पेपर नंबर 3 का विभाग नंबर बी, जो बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का आएगा और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, गाला असाइनमेंट के 6 पेपर के अगर विभाग भी आप पढ़ लेते हो तो आपके 10 में से 10 आएंगे। बट पढ़ना नहीं, समझना भी है भाई। सिर्फ मैं पीडीएफ बना के स्क्रॉल कर दूं क्या मतलब है, समझा दूं। समझाने से और भी क्वेश्चन के टॉपिक उसमें इंक्लूड होते हैं जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ मोटिवेशन लाइन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद इस लाइन को आप समझो, फॉलो करो और अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करो। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का मोटिवेशन लाइन है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया है वो पास्ट है, जो बीत गया है वो पास्ट है, वो तुम्हारे दिमाग में है। दैट मीन्स आप जिंदगी जी रहे हो, जो बीत गया है तो वो तुम्हारे दिमाग में तो है ही। तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ वो हुआ था। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट है वो तुम्हारे दिमाग में है। राइट, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो हमें दिमाग और हाथ दोनों का उपयोग करना है। दिमाग में हमें यह पता है कि क्या था, और आने वाला कल कैसा होगा उसके लिए आप तैयार हो, तो वो तुम्हारे हाथ में ही है। भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी हाथ की रेखाओं में है। राइट, तो इसीलिए कहते हैं कि आपका अगर भविष्य अच्छा होगा तो आपको वर्तमान में बहुत कुछ करना होगा। ठीक है, वर्तमान में अगर आप अच्छा करोगे तो आपका भविष्य अच्छा जरूर बनेगा। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अब आप लोग समझो, बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो, आप कुछ भी करो, कितना भी करो, याद करो, सुपरडोल, पेपर किससे लिखना है? हाथों से लिखना है। व्यक्ति कितना भी दिमागदार वाला हो, लेकिन सब कुछ किससे करना है? हाथों से ही करना है। दिमाग तो नोटिफाई करेगा भाई, ऐसे 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 ये करो। डॉक्टर के पास बहुत दिमाग के, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, डॉक्टर का दिमाग बोलता है ऑपरेशन ऐसे ऐसे करो, बट बिना हाथ से कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे। चलो हम करेंगे टॉपिक की शुरुआत। विभाग बी, नामा का मूल तत्व 2026 गाला असाइनमेंट बुक पेपर नंबर 3। पहला क्वेश्चन, अधिक लाभ का सूत्र बताओ। तो अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य ऑब्लिक अपेक्षित लाभ। कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में यह भी पूछता है कि अधिक लाभ अर्थात क्या, तो इसी सूत्र पे लिख देने का, औसत लाभ का सामान्य ऑब्लिक अपेक्षित लाभ पर वृद्धि। यानी औसत लाभ ज्यादा है और सामान्य ऑब्लिक अपेक्षित लाभ कम है, तभी तो औसत लाभ आगे लिखा गया है और सामान्य ऑब्लिक अपेक्षित लाभ पीछे। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो अगर अधिक लाभ की परिभाषा पूछे, अधिक लाभ किसे कहते हैं, तो क्या लिखने का, औसत लाभ का सामान्य ऑब्लिक अपेक्षित लाभ पर वृद्धि। और सूत्र आपके सामने है। ठीक है, 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 22, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ अथवा हानि कौन से खाते ले जाया जाता है? तो आंसर साफ है, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ अथवा हानि साझेदारों के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते ले जाया जाता है, और नोट लाभ हानि के पुराने प्रमाण में। ठीक है, पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ अथवा हानि साझेदारों के पूंजी ऑब्लिक चालू खाते ले जाया जाता है। कौन से प्रमाण में ले जाया जाता है? तो लाभ हानि के पुराने प्रमाण में। उसके बाद है, निवृत्त होने वाले साझेदारों के चुकाना बाकी रकम पर साझेदारी करार में कोई उल्लेख ना हो तो कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाया जाता है? जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसको जो भी रकम चुकाना है, उसका साझेदारी करार में कोई उल्लेख ही नहीं है, तो नियम बोलता है 6% ब्याज वार्षिक चुकाया जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पेढ़ी के विसर्जन के समय विसर्जन खर्च कौन चुकाता है? तो एकदम आसान है, पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी स्वयं, पेढ़ी ही विसर्जन खर्च चुकाती है। राइट, विसर्जन खर्च यानी धंधा का जब अस्तित्व बंद हो जाता है, जब धंधा बंद होता है, तो उस धंधे ने किससे कितना रुपया लिया है, बैंक से लोन लिया है, व्यक्तियों से लोन लिया है,
तो ये सब जो खर्च है ये सब विसर्जन खर्च है, ये सब चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 25, माल संपादन खाते को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल क्लियर कट है, वसूली खाता। माल संपादन खाते को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो वसूली खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, डिबेंचर अर्थात क्या? तो एकदम आसान है, कंपनी सार्वजनिक प्रजा के पास से लंबे समय के लिए उधार लेती है और इसके अंतर्गत कंपनी उसी प्रजा को उससे संबंधित एक दस्तावेज देती है जिसे हम डिबेंचर कहते हैं। कंपनी पहले सार्वजनिक प्रजा से उधार मांगेगी। अब सार्वजनिक प्रजा उनको उधार तो दे देगी, बट सबूत लाओ कि हमने तुमको उधार दिया। तो कंपनी एक लेटर देती है, एक दस्तावेज देती है जिसपे ये लिखा रहता है कि हमने किससे कितना रुपया लिया है, कितने समय के लिए दिया है, क्या लिया है, क्या टर्म्स कंडीशन है, सब कुछ उस लेटर, उस दस्तावेज पे लिखा जाता है। यही है डिबेंचर। शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं, डिबेंचर या कंपनी का कर्ज दर्शाता दस्तावेज है, यानी कंपनी ने कितना कर्ज लिया है उस कर्ज को शो करने वाला एक लेटर, वही डिबेंचर कहलाता है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ब्याज आवरण गुणोत्तर का सूत्र बताओ। तो एकदम आसान है, ब्याज आवरण गुणोत्तर बराबर ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ बटे में लंबे समय के दायित्व का ब्याज। एकदम आसान है, ब्याज और करवेरा के पहले का लाभ बटे में लंबे समय के दायित्व का ब्याज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, गुणोत्तर को कौन कौन से स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो गुणोत्तर को अनुपात में, प्रतिशत में, समय में, अपूर्णांक में, दिवस, सप्ताह और महीना में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी गुणोत्तर वाला जो चैप्टर है उसमें जो उत्तर आता है वह अनुपात में भी आ सकता है, वह प्रतिशत में भी आ सकता है, समय में आ सकता है, अपूर्णांक जैसे 4/5, 6/5, 8/5, राइट, या 2 सही 1/3, जैसे कैसे भी, और दिवस, सप्ताह और महीने में भी आ सकता है। तो कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 29, स्वनिर्मित संपत्ति को कहाँ लिखा जाता है? तो स्वनिर्मित संपत्तियों को विनियोग प्रवृत्तियों के रोकड़ जावक प्रवाह के प्रवृत्ति के रूप में लिखते हैं। याद रखना, स्वनिर्मित संपत्ति को कहाँ लिखेंगे? तो पहले जानो कि स्वनिर्मित संपत्ति को विनियोग प्रवृत्ति में लिखेंगे, वो भी विनियोग प्रवृत्ति में कहाँ? रोकड़ जावक प्रवाह में। विनियोग प्रवृत्ति रोकड़ जावक प्रवाह में, ठीक है। लास्ट 30, चुकाया ब्याज और डिविडेंड कौन सी प्रवृत्ति में लिखा जाता है? तो विद्यार्थी मित्रों, चुकाया ब्याज और डिविडेंड वित्तीय प्रवृत्ति में लिखा जाता है। तो चुकाया ब्याज और डिविडेंड कौन सी प्रवृत्ति में लिखेंगे? वित्तीय प्रवृत्ति में लिखेंगे। यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर, मेट्रो रोड, पिलर नंबर 63, नियर NH8, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। अगर आपका भी बच्चा अगले साल कक्षा 12 में जाएगा और आपको अपने बच्चे को कम से कम फीस में अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो हमारे ट्यूशन पर आइए, एडमिशन लीजिए, अपने बच्चे का एक भविष्य सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य में आपका भी भविष्य है। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया आप लोगों को? तो स्टार्ट किए और ख़त्म भी किए, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और काफ़ी मैं आपको साधारण और सरल भाषा में सब कुछ सिखा रहा हूँ जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी होनी नहीं चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 by 1 मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो और मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं तो आपका एक फर्ज होता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ एक कमेंट्स कर दो। नाइस सर भी लिख दोगे ना, तो मुझे ये समझ में आएगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तभी ये मेरा मेहनत कंटिन्यू रहेगा। जब आप लोग को समझ ही नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बना रहा हूँ बट बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या होगा मेरा बनाने का? हिंदी माध्यम में तुम्हें कोई चैनल नहीं मिलेगा और बाकी 1-2 चैनल मिलेंगे तो उस पर आपको पूरे वीडियोस आने वाले नहीं है। मैं यूनिक एकेडमी के माध्यम से आप सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम को तो सब कुछ मिल जाता है बट हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों को कुछ नहीं मिलता। हम बैठे हैं आपके लिए, राइट, यूनिक एकेडमी। ओके, जय हिंद, राधे राधे।